Hello everyone, how are you? I think you will be fine. I am Neelam and I welcome to all of you to our study channel कोटिल्या स्टडी जोन। हम अपने चैप्टर्स जो वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम अपने थर्ड चैप्टर पर आते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, अवर चेंजिंग अर्थ, कि कैसे हमारी जो अर्थ होती है वो चेंजेस होती रहती है, किस तरह की फोर्सेस जो हैं वो हमारी अर्थ के ऊपर काम करती हैं। तो इसके बारे में हम जो है अपने इस लेसन में जो है पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, सबसे पहले अवर चेंजिंग अर्थ। तो हमारी जो अर्थ होती है उसके अंदर देखिए, पिछले चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि वो काफ़ी लेयर्स के अंदर डिवाइड होती है, काफ़ी सारी लेयर्स होती हैं उसमें, जैसे कि ऑनियन के अंदर होती है। आज हम पढ़ेंगे कि जो हमारी अर्थ होती है वो काफ़ी जो उसका लिथोस्फीयर वाला पार्ट होता है उस वो जो है काफ़ी जो है छोटी छोटी प्लेट्स में टूटा हुआ था। देखिए, जो हमारा लिथोस्फीयर वाला पार्ट होता है वो जो है ब्रोकन इनटू ए नंबर ऑफ प्लेट्स, काफ़ी प्लेट्स में टूटा हुआ था, और इनको क्या बोलते हैं हम? लिथोस्फेरिक प्लेट्स बोलते हैं। और ये प्लेट्स क्या करती हैं? ये प्लेट्स जो है मूवमेंट करती रहती हैं। हर ईयर जो है कुछ ना कुछ इनके अंदर चेंजेस आते रहते हैं, कि ये आपस में जो है अपनी जो जगह है वो चेंज करती रहती हैं। कुछ ना कुछ मिलीमीटर्स या सेंटीमीटर्स जो ये एवरी ईयर जो है वो मूव करती रहती हैं, स्लोली स्लोली मूव करती रहती हैं। और ये किस पर मूव करती है? मैग्मा के ऊपर, जो मोल्टन लावा है हमारा मैग्मा, उसके ऊपर। क्योंकि देखिए, हमने बताया था कि हमारी सबसे ऊपर वाली जो परत होती है वो क्रस्ट कहलाती है। उसके बाद नीचे जो है हमारा क्या होता है? मेंटल मेंटल जो है वो हमारी जो है लेयर होती है मेंटल। और मेंटल के अंदर ही क्या पाया जाता है? यहाँ पर ऊपर जो है वो मैग्मा पाया जाता है। तो जो हमारा लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं, जो ये प्लेट्स जो ऐसे इस तरीके से डिवाइड होती हैं, तो ये क्या करती हैं? इस मैग्मा के ऊपर तैरती रहती है, क्योंकि हमारा लिक्विड फॉर्म में होता है। और लिक्विड में कोई चीज़ होती है तो उसके ऊपर जो ये प्लेट्स क्या करती है? ये उसके ऊपर फ्लोट कर रही होती है, तैर रही होती हैं। और वो जब तैर रही होती हैं तो वो जो है मूवमेंट भी करती रहती है, तो उनकी मूवमेंट जो है वो अपने अकॉर्डिंग चेंज होती रहती है। तो देखिए, ये मूवमेंट्स जो हैं, ये जो मूवमेंट्स हैं, इसकी वजह से जो हमारी अर्थ होती है उसके सरफेस पर काफ़ी सारे चेंजेस आते हैं। अब ये मूवमेंट्स जो है इनको कैसे डिवाइड किया जा सकता है? इनको जो है इनकी फोर्स के हिसाब से डिवाइड किया जा सकता है। देखिए, कई तो जो बिल्कुल स्लोली स्लोली मूवमेंट करती हैं, कई की क्या हो जाती है, एकदम बिल्कुल सडन जो है मूवमेंट हो जाती है। तो इस तरीके से हम इनको जो है आगे देखिए, इनका हम डिवीज़न देखते हैं कि इनकी फोर्स के अकॉर्डिंग जो है इनका डिवीज़न कैसे किया जा सकता है। वैसे तो मैंने आपको बताया कि था कि जो हमारी अर्थ के अंदर होती है ना, टू फोर्सेस काम करती है। एक होती है हमारी इंटरनल, एक होती है एक्सटर्नल। यानी हमारी अर्थ के अंदर जो इंटरनल फोर्स काम करती हैं, जो इंटरनल चेंजेस होते हैं, इंटरनल मूवमेंट होती है, उनको हम इंटरनल बोलते हैं, और बाकी जो एक्सटर्नल। लेकिन इसको हम थोड़ा सा जो है एक ज्योग्राफिक टर्म में हम इनको मतलब किस नाम से बुलाते हैं उनके बारे में हम देखेंगे। ये देखिए, सबसे पहले हम लिथोस्फेरिक जो प्लेट्स होती हैं उनके बारे में देखते हैं, कि हमारी जो अर्थ की जो लिथोस्फेयर वाला पार्ट होता है वो काफ़ी सारी प्लेट्स में जो है डिवाइड होता है। और वो जो है प्लेट्स जो है हमारे मैग्मा के ऊपर जो है क्या करती है? तैरती रहती है। और ये प्लेट्स जो हैं ये अपने ऊपर क्या कैरी करते हैं? नीचे तो ये मैग्मा पर जो है फ्लोट करती रहती है, मैग्मा के ऊपर इनकी जो है मोशन होती रहती है, कभी ऐसे कभी इधर कभी उधर, इस तरीके से मोशन होती है। नीचे मैग्मा है, तो ऊपर क्या होगा? ऊपर हमारे जो ओशियन हैं और जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं, तो इन प्लेट्स के ऊपर ही हमारे क्या कॉन्टिनेंट्स और ओशन लाई करते हैं। देखिए, एक फिगर की सहायता से देखिए, ये देखिए इस तरीके से ये प्लेट्स, ये देखिए किस तरीके से टूटी हुई हैं। ये देखिए, ये वाली प्लेट्स देखिए अब, ये कोई बिल्कुल छोटी आपको दिखाई देगी, कोई बिल्कुल बड़ी आपको दिखाई देगी, यूरेशियन प्लेट। उसके बाद ये देखिए अरेबियन प्लेट, ये इंडियन प्लेट देखिए, ये अफ्रीकन प्लेट। उसके बाद ये अंटार्कटिका वाली प्लेट देखिए। इस तरीके से ये क्या करती हैं? ये आपस में मूवमेंट करती रहती है। और ये किस पर तैर रही हैं? ये सारी की सारी मैग्मा के ऊपर जो है वो फ्लोट कर रही है। तो ये आपस में जो है एक दूसरे से टकराती हैं, जिनकी वजह से काफ़ी सारी मूवमेंट होती है। देखिए, आपने अर्थक्वेक सुना होगा। अर्थक्वेक मतलब भूकंप आता है जब, तब क्या होता है? ये हमारी प्लेट्स जब मूवमेंट करती है एक दूसरे से टकरा जाती हैं, और मूवमेंट कई बार इनके अंदर एकदम सडन मूवमेंट हो जाती है। उस सडन मूवमेंट की वजह से ही हमारे क्या अर्थक्वेक आते हैं। ओके, तो देखिए, ये देखिए हमारी जो अर्थ की जो फोर्सेस होती हैं उनको टू पार्ट्स में हम डिवाइड कर सकते हैं, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। अब देखिए, एंडो एंडो का मतलब क्या होता है? इनसाइड। जेनिक ओरिजिन, जिनका ओरिजिन अंदर, इनसाइड हमारी अर्थ के अंदर से होता है, उनको बोलते हैं एंडोजेनिक। और एक्सोजेनिक कौन सी होती है? आउटसाइड, जिनका जो ओरिजिन होता है, ओरिजिन मतलब जिनकी उत्पत्ति जो हमारी अर्थ के बाहर की तरफ होती है। देखिए, हमने इंटरनल और एक्सटर्नल किया था ना, वो यही फोर्सेज है। अब देखिए, इंटरनल वाली कौन सी है? एंडोजेनिक, जो इनसाइड है। और एक्सटर्नल वाली कौन सी है? एक्सोजेनिक, यानी जो आउटसाइड। ओके, तो इस तरीके से हमारी जो अर्थ की फोर्सेज है उनको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। एक एंडोजेनिक, जो हमारी अर्थ के अंदर की तरफ होती है। दूसरी कौन सी है? एक्सोजेनिक, जो कि हमारी अर्थ के बाहरी ओर होती है। ओके, हाँ देखिए, जो हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस है, जो हमारी अर्थ के अंदर काम करती है, उनके बारे में देखिए हम पढ़ते हैं। ये देखिए, मैंने बताया था आपको, द फोर्सेस विच एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ।
यानी जो हमारी अर्थ के इंटीरियर पार्ट में जो है एक्ट करती हैं उनको क्या बोलते हैं, एंडोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। और ये जो है क्या होती हैं, समटाइम्स तो इनके अंदर काफ़ी सडन मूवमेंट्स हो जाती है और कई बार जो है बिल्कुल स्लो मूवमेंट होती है। तो देखिए जो सडन मूवमेंट होती है उनको क्या बोलते हैं हम, वो हमारी क्या होती है, अर्थक्विक और वोल्केनो, वो हमारी सडन मूवमेंट कहलाती हैं। एकदम से जो घटित हो जाती है वो हमारी सडन। उसके बाद जो हमारी जो देखिए स्लो वाली कौन सी है, अब देखिए इसका डिवीजन आप देखिए इसके अंदर ही मैं आपको बता देती हूँ स्लो वाली कौन सी है। अब देखिए ये हमारी एंडोजेनिक फोर्सेस है। एंडोजेनिक मतलब जो इनसाइड द अर्थ होती हैं, जो हमारी अर्थ के इनसाइड में होती है। अब देखिए इसको 2 पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। एक तो हमारी जो है सडन सडन मूवमेंट्स हो जाएंगी, दूसरी हो जाएंगी हमारी स्लो मूवमेंट्स। अब देखिए स्लो मूवमेंट्स को हम एक टर्म से और डिनोट करते हैं। इस टर्म को अच्छे से याद रखिए क्योंकि कई बार जो है क्वेश्चन में डायास्ट्रोफिज्म लिख दिया जाता है, स्लो मूवमेंट आपको नहीं लिखा जाता, तो उसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि ये डायास्ट्रोफिज्म होता क्या है। इसका मतलब यही होता है कि जो अर्थ के अंदर जो हमारी स्लो मूवमेंट्स होती हैं उनको डायास्ट्रोफिज्म बोलते हैं। अब देखिए जो सडन मूवमेंट होती हैं उसके अंदर जो हमारा क्या आता है, अर्थक्विक और वोल्केनो, क्योंकि ये एकदम से जो है घटित होता है। वोल्केनो एकदम से एक्सप्लोजन होता है, एकदम से एक्सप्लोजन होता है उसके अंदर, सडनली होता है, तो इसलिए इसको सडन मूवमेंट बोलते हैं। जो हमारी अर्थक्विक होती है वो भी एकदम से जो है क्या करती है, शेकिंग करना शुरू करती है, शेकिंग होती है उसके अंदर, तो उसकी वजह से वो भी क्या कहलाती है, सडन मूवमेंट कहलाती है। अब स्लो मूवमेंट कौन सी होगी, स्लो मतलब जो धीरे धीरे कई सालों तक जो है चलती जाती है उनको क्या बोलते हैं, स्लो मूवमेंट बोलते हैं। अब देखिए इसको भी हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया। सबसे पहला हमारा वर्टिकल, दूसरा हमारा क्या है, हॉरिजेंटल। अब देखिए वर्टिकल में हमारी कौन कौन सी आती है, इसके अंदर आती है एपिरोजेनिक। इस टर्म को आप याद रखिए क्योंकि एपिरोजेनिक का मतलब भी आपसे कई बार पूछ लिया जाता है। एपिरोजेनिक का मतलब होता है कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग। कॉन्टिनेंट मतलब जो हमारे महाद्वीप, जो एशिया और ये सब हमने पढ़े थे ना, एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तर अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सारे के सारे जो महाद्वीप हैं वो बनते हैं किसके द्वारा, जो हमारी अर्थ के अंदर स्लो मूवमेंट होती है उसके द्वारा। और इसको क्या इसको किस नाम से भी डिनोट किया जाता है, एपिरोजेनिक। मतलब जो हमारी कॉन्टिनेंट्स के अंदर जो हमारी कॉन्टिनेंट्स बिल्डिंग होती है, जो हमारे कॉन्टिनेंट बनते हैं, महाद्वीप बनते हैं, जो आपस में एक दूसरे के प्लेट्स के मिलने से या एक दूसरे से दूर होने से जो हमारे कॉन्टिनेंट्स का निर्माण होता है, वो किसकी वजह से होता है, वो हमारी जो स्लो मूवमेंट्स के अंदर एपिरोजेनिक जो एक्टिविटी होती हैं उनके थ्रू होता है। और ये भी हमने जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड की है, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड। कभी जो है ऊपर की तरफ मूवमेंट होती है, कभी नीचे की तरफ मूवमेंट होती है। इस तरीके से जो है हमारे जो है कॉन्टिनेंट्स जो है वो बिल्ड होते हैं। वो किसके द्वारा बिल्ड होते हैं, जो हमारी अर्थ की एंडोजेनिक यानी अंदर से जो काम करने वाली फोर्सेस हैं उनके अंदर जो स्लो मूवमेंट्स होती हैं उनके द्वारा होता है। सडनली निर्माण नहीं होता। आप देखिए कॉन्टिनेंट्स जो है बिल्कुल सडनली नहीं बनते हैं। अर्थक्वेक जो है सडनली मूवमेंट होती है उसके बाद ख़त्म हो जाता है। वोल्केनो के अंदर भी सडन मूवमेंट होती है उसके बाद वो इरप्ट होना बंद हो जाता है। लेकिन जो कॉन्टिनेंट बनते हैं हमारे, उन उसको बनने में सालों लग जाते हैं। इसी तरीके से देखिए हॉरिजेंटल के अंदर आता है ओरोजेनिक। ओरोजेनिक जो एक्टिविटी होती है वो देखिए उसका मतलब क्या है, माउंटेन बिल्डिंग। अब देखिए माउंटेन कोई एक दिन में थोड़ी ना बन जाते हैं। माउंटेन बनने के लिए भी प्लेट्स की मूवमेंट जो है वो काम करती है और वो कई सालों तक काम करती रहती है, जिसकी वजह से हमारे क्या है, माउंटेन्स बनते हैं। और माउंटेन्स मैंने आपको जो है 6th क्लास में जो 6th क्लास की जो एनसीईआरटीज़ है उसके अंदर मैंने आपको बताया था, जो लैंड फॉर्म्स वाला चैप्टर था हमारा, लैंड फॉर्म ऑफ द अर्थ, तो उसमें बताया था कि कैसे हमारे जो है माउंटेन्स बनते हैं, कैसे हमारे फोल्ड माउंटेन बनते हैं, कैसे हमारे फोल्ट माउंटेन बनते हैं। ये देखिए फोल्ड माउंटेन का मैंने बताया था कि जब 2 प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती हैं, जब 2 प्लेट्स आपस में कन्वर्ज होती हैं तो इस तरीके से जो है उनके अंदर फोल्ड बन जाता है। जब ये फोल्ड बन जाता है, ये क्या कहलाते हैं हमारे, ये हमारे इस तरीके से जो फोल्ड बन जाता है वो फोल्ड माउंटेन कहलाते हैं। अब देखिए फोल्ट माउंटेन कौन से थे, जो ब्लॉक वाले माउंटेन मैंने आपको बताए थे, ब्लॉक। अब इनके अंदर क्या होता है, फोर्सेस के अंदर टेंशन, मतलब टेंशन, ये टेंशन होगी तो ये क्या करती है, एक दूसरे से दूर भागती है। ये देखिए इस तरफ और इस तरफ, इनकी इस तरफ से मूवमेंट होती है ऐसे, मतलब दूर वाली मूवमेंट होती है और उसकी वजह से इनके अंदर क्या हो जाता है, फॉल्ट क्रिएट हो जाता है। टेंशन आ जाती है, फॉल्ट क्रिएट हो जाता है, उस फॉल्ट की वजह से ही हमारे ये वाले माउंटेन जो ब्लॉक माउंटेन होते हैं वो बनते हैं। तो ये देखिए ये माउंटेन्स के बारे में, माउंटेन बिल्डिंग कैसे होती है और कितने टाइप्स के होते हैं, ये हमने जो है पिछले अपने 6th क्लास के एनसीईआरटीज़ में भी पढ़ा था। उसके लिए आप जो है हमारे जो है 6th क्लास की जो हमने एनसीईआरटी कवर करवाई है वो आप अच्छे से देखिए, क्योंकि आपको ये वाले कंसेप्ट तभी समझ आएंगे जब आप जो है पिछली क्लास की एनसीईआरटीज़ को काफ़ी अच्छे से कवर कर चुके होंगे।
तो आइए हम आगे देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि ये जो एपिरोजेनिक जो एक्टिविटी होती है वो कॉन्टिनेंटल बिल्डिंग के लिए होती है, जो ओरोजेनिक होती है वो हमारी माउंटेन्स बिल्डिंग के लिए होती है। अब देखिए वोल्केनो क्या होता है। देखिए यहाँ पे एक जो है छोटा सा क्या होता है कि एक वेंट होता है, वेंट मतलब ओपनिंग या कोई एक छिद्र होता है जिसके अंदर से क्या करता है, जो मोल्टन मैग्मा होता है वो बाहर की तरफ इरप्ट होता है। तो इसको ही हम क्या बोलते हैं, जो वोल्केनो बोलते हैं। देखिए वोल्केनो इज ए वेंट और ओपनिंग ऑफ द अर्थ क्रस्ट के ऊपर से जैसे ओपनिंग हुई, इसमें से जो मोल्टन मैग्मा क्या करता है, बाहर की तरफ इरप्ट करता है, तो इसको हम वोल्केनिक इरप्शन बोलते हैं। ये देखिए यहाँ पर एक वेंट बना हुआ है, इसके अंदर से जो है क्रस्ट के अंदर से एक वेंट बनने के बाद उसमें से क्या हुआ, मैग्मा जो है किस तरीके से इरप्ट हुआ। तो आप देख सकते हैं इस तरीके से वोल्केनो इरप्शन देख सकते हैं। अब देखिए अर्थक्विक क्या होता है कि जब हमारी अर्थ के अंदर जो हमारी प्लेट्स होती है, लिथोस्फेरिक प्लेट्स होती हैं, वो ये वाइब्रेट करती हैं या एक दूसरे से टकरा जाती है, या वाइब्रेशन करती है जब एक दूसरे से टकराती है। तो वो उसकी वजह से जो मतलब जो वाइब्रेशन हमारी अर्थ के अंदर उत्पन्न होती है उसी को हम क्या बोलते हैं, अर्थक्विक बोलते हैं। और ये जो है मतलब जहाँ से उत्पन्न होती है, देखिए मान लिया ये हमारी क्या है, देखिए मान लिया ये हमारी क्या है, क्रस्ट है, यानी अर्थ का ऊपरला पार्ट है, और इसके नीचे जो मान लिया यहाँ पर दो प्लेट्स हैं, उनके अंदर जो है आपस में टकराव होता है या उनके अंदर से वाइब्रेशन शुरू होती है। तो जहाँ से ये चीज़, ये अर्थक्विक की जो मतलब वाइब्रेशन शुरू हुई है उसको जो है हम अर्थक्विक का फोकस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फोकस बोलते हैं इसको, मतलब इसका उद्गम केंद्र बोलते हैं। और जैसे जैसे ये जो है मतलब जब इनके बीच में फ्रिक्शन होता है तो ये क्या करती हैं, आपस में इस तरीके से ट्रैवल करती हैं, ये आपस में ऐसे वाइब्रेशन करती है। तो इससे अफेक्टेड जितना भी एरिया होता है वहाँ पर पूरे में हम क्या करते हैं, अर्थक्विक को फील कर सकते हैं कि उस एरिया में पूरे में अर्थक्विक आता है। जहाँ जहाँ तक ये हमारी वाइब्रेशन जाएगी उस हिस्से तक जो है हमें अर्थक्विक फील होगा। और देखिए इस फोकस के बिल्कुल ऊपर यहाँ पर बिल्कुल वर्टिकल में देखिए, यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा जो है इसकी जो मैग्नीट्यूड होगा इसका सबसे ज़्यादा यहाँ पर होगा, मतलब सबसे ज़्यादा नुकसान जो है अर्थक्विक की वजह से यहाँ पर होगा। और ये हमारे अर्थक्विक का क्या कहलाता है, एपिसेंटर कहलाता है। क्या कहलाता है, एपिसेंटर। जितना एपिसेंटर जो है इसके पास में होगा उतना ही ज़्यादा यहाँ पर डैमेज भी होगा। जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे डैमेज कम होता चला जाएगा और उसकी फीलिंग जो है, वाइब्रेशन की फीलिंग भी कम होती चली जाएगी, और सबसे ज़्यादा जो वाइब्रेशन जो है हमें यहाँ पर फील होगी। तो याद रखिए जो भूमि के अंदर जहाँ से जो वाइब्रेशन मतलब शुरू हुई है, स्टार्ट हुई है, उसको अर्थक्वेक का फोकस बोला जाता है। जहाँ से वो स्टार्ट हुआ उसको उसका उद्गम केंद्र बोला जाता है। उद्गम मतलब जहाँ से उत्पन्न हुआ है, और ये जो है उसका अभिकेंद्र यानी एपिसेंटर कहलाता है। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए। तो इस तरीके से वाइब्रेशन मूव करती हुई चलती है और हमारी अर्थ के सरफेस पर हमें जो उनको मतलब अर्थक्वेक को फील कर सकते हैं। तो देखिए ये एक फिगर की सहायता से अभी आपको दिखाया गया है। मान लिया जो है यहाँ जो है फ्रिक्शन होता है, यहाँ पर दो प्लेट्स के बीच में फ्रिक्शन होता है। ये देखिए ये आपको फोकस दिखाई दे रहा है। इस तरीके से फिर ये आगे जो वाइब्रेशन होती है इस तरीके से मूव करती हुई चलती है। देखिए इस तरीके से आगे की तरफ मूव करती हुई जा रही है। तो इस जहाँ जहाँ पर इनका इफेक्ट होता है तो वहाँ वहाँ पर जो है हमें अर्थक्वेक फील होता है। अब देखिए इसके बिल्कुल ऊपर वाले पार्ट में यहाँ पर जहाँ पर ये आप क्रॉस का निशान देख रहे हैं, तो यहाँ पर जो है एपिसेंटर, यहाँ पे आपको सबसे ज़्यादा जो है इसका मैग्नीट्यूड फील होगा, सबसे ज़्यादा झटका आपको यहाँ पर लगेगा। उसके बाद जो है बाकी के एरिया में जो है ये आगे की तरफ जाते जाएंगे, वो उसका असर जो है कम होता चला जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आपको दिखाया गया है कि कैसे जो है अर्थ जो है वो शेक करना शुरू कर देती है जब अर्थक्वेक आता है। तो इस तरीके से जो है मूवमेंट होती है। अब देखिए टाइप्स ऑफ अर्थक्वेक वेव्स, कितनी तरह की वेव्स जो होती हैं वो चलती हैं। जब अर्थक्वेक आता है तो कितनी तरह की वेव्स होती हैं। देखिए इसमें 3 टाइप्स की वेव होती है। एक तो पी वेव्स होती हैं जिनको प्राइमरी वेव्स बोलते हैं, दूसरी होती है सेकेंडरी वेव्स, और थर्ड होती है एल वेव्स। एल वेव्स को हम सरफेस वेव्स भी बोलते हैं। अब देखिए पी वेव्स जो हैं ये हमारी अंदर की तरफ होती हैं। ये जो हमारी पी वेव्स और एस वेव होती हैं ये अंदर की तरफ होती हैं, और जो एल वेव्स होती हैं जो हमारी अर्थ पर ऊपर की तरफ पहुँचती हैं उनको हम एल वेव्स बोलते हैं। अब इनके बारे में हम डिटेल से जो हम अपनी एट्थ क्लास की जो एनसीईआरटी है उसके अंदर पढ़ेंगे। अभी सिर्फ इतना ये ध्यान रखिए कि जो पी वेव्स होती हैं वो लॉन्गिट्यूडनल होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल मतलब इस तरीके से जो है ये क्या करती है, मूव करती है। ट्रांसवर्स एस जो है, एस वेव्स इस तरीके से ट्रांसवर्स हो जाती है, मतलब ऐसे डिफ्लेक्ट हो जाती हैं। सरफेस वेव जो हमारी अर्थ के ऊपर चलती हैं उनको बोलते हैं सरफेस वेव। तो ये 3 तरीके की जो वेव्स होती है उनका आप नाम ध्यान रखिए।
आगे आता है सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ क्या होता है? सिस्मोग्राफ एक तरह की मशीन होती है जिसकी सहायता से हम क्या करते हैं, अर्थक्वेक को मेज़र कर सकते हैं। अर्थक्वेक को मेज़र करने वाली एक मशीन है जो हमारी सिस्मोग्राफ है। अब देखिए अर्थक्वेक का जो मैग्नीट्यूड है वो किस पर मापा जाता है, किसकी सहायता से मापा जाता है कि कितने मैग्नीट्यूड का जो है अर्थक्वेक आया है, तो उसको रिएक्टर स्केल की सहायता से मापते हैं। एक रिएक्टर स्केल होता है, देखिए उसका जितना जो है मान जो है कम आएगा, मान लिया 1.0 है, 2.0 है, 3.0, जितना कम आएगा उतना ही आपको जो है मतलब कम जो है डैमेज होगा, उसकी वजह से जो डैमेज वगैरह वो कम होगा, उसकी इंटेंसिटी जो है वो कम होगी, मतलब आपको फील जो है वो कम होगा। लेकिन जैसे जैसे उसका जो है मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा तो क्या होगा, उसकी जो मतलब इंटेंसिटी है वो भी बढ़ती चली जाएगी। अगर यहाँ पर 7 पॉइंट समथिंग पहुँच गया है, 5 पॉइंट समथिंग या 6 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो है अगर 5 पॉइंट तक हो जाता है तो चीज़ें जो गिरने लग जाती हैं, फॉलिंग होने लग जाती है। 6 पर उससे भी ज़्यादा भयानक होता है, 7 पे और भी ज़्यादा। जैसे जैसे मैग्नीट्यूड बढ़ता जाएगा वो जो उसकी इंटेंसिटी जो है वो काफ़ी बढ़ती जाएगी, मतलब वो नुकसान जो आपको काफ़ी ज़्यादा करेगा, और जितना कम होगा उतना ही जो है आपके लिए लेस थ्रेट होगा। ये देखिए सिस्मोग्राफ यंत्र जो आपको दिया गया है, जैसे जैसे मतलब अर्थ के अंदर कंपन होता है इस तरीके से ये जो सिस्मोग्राफ ये मूव करता है, और उसकी वजह से ये जो देखिए पेन की जो इंक होती है उसकी सहायता से ये जो है इसके ऊपर जो है उसके मैग्नीट्यूड को मेज़र करता है। ये देखिए ये लाइन आप दोबारा से देखिए इस तरीके से कि अर्थ के अंदर कितना कंपन हुआ, उसकी सहायता से आप इसके मैग्नीट्यूड का अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसी तरीके से इस फिगर के अंदर भी ऐसे ही है, जैसे जैसे अर्थ के अंदर जो मूवमेंट होगी ये जो है अपना उसके अंदर रिकॉर्ड करेगा। उसके बाद देखिए अर्थक्वेक से बचने के लिए क्या तैयारी हमें रखनी चाहिए। देखिए अर्थक्वेक से जो है बचने के लिए एक तो हमारा जो ये सिस्मोग्राफ वगैरह और इस तरीके के काफ़ी सारे यंत्र हैं जो हमें काफ़ी सारी जो है नॉलेज देते हैं कि अर्थक्वेक आने से पहले, वैसे तो इतना अच्छे से मेजर नहीं किया जा सकता कि कब जो है अर्थक्वेक आ सकता है, लेकिन अर्थक्वेक जो एकदम से सडन मूवमेंट होती है तो इतना अच्छे से हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर अर्थक्वेक आ जाता है तो आप जो है अपनी सेफ्टी के लिए कुछ मेजर ले सकते हैं। देखिए कोई ऐसा स्थान ढूंढिए, अगर आप घर के अंदर हो तो कोई ऐसा स्थान ढूंढिए जहाँ पर आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें। जैसे कि किचन का काउंटर होता है उसके नीचे आप छुप जाइए, अगर जो टेबल या डेस्क अगर लगा हुआ है उसके नीचे आप छुप जाइए, या फिर किसी कॉर्नर में या किसी वॉल के बिल्कुल इनसाइड कोई कॉर्नर है तो वहाँ पर आप छिप जाइए। देखिए इन चीज़ों से दूर रहना आपने, अगर आप अर्थक्वेक आता है कोई फायर लगने वाली जगह है तो वहाँ से दूर रहे, ऐसा एरिया जो चिमनी वगैरह के पास में है उससे दूर रहे, विंडो जो है वो जो गिर सकती है ऐसी विंडो से दूर रहे। इसके साथ साथ अगर मिरर कहीं पर लगा हुआ है, पिक्चर फ्रेम्स कहीं पर लगे हुए हैं, वो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं गिरने के बाद, तो ऐसी चीज़ों से आपको दूर रहना है। और जो ये आपको बताए गए हैं कि किचन काउंटर टेबल डेस्क जो है यहाँ पर आपको कम जो है खतरा होता है अर्थक्वेक से। अगर मान लिया कोई अगर बिल्डिंग गिर भी जाती है, वॉल गिर जाती है तो यहाँ पर आपको कम डैमेज होगा, लेकिन बाकी जगह पर अगर कमरे के बीचों बीच खड़े हो जाते हैं या ऐसी जगह पर खड़े हो जाते हैं जहाँ पर बिल्डिंग के गिरने से सबसे ज़्यादा नुकसान हो, तो वो आपको काफ़ी हर्ट कर सकता है। तो इसलिए जो है इस चीज़ का ध्यान रखिए। तो बी प्रिपेयर्ड, स्प्रेड अवेयरनेस फैलाइए कि जैसे ही अर्थक्वेक आता है तो आपको जो है किस तरह के फैमिली मेजर्स लेने चाहिए, तो अपनी फैमिली को भी इस चीज़ के बारे में ज़रूर बताएं। उसके बाद देखिए ये हमारी एंडोजेनिक फोर्स कंप्लीट होती है। एंडोजेनिक के अंदर हमने देखा सडन मूवमेंट। देखिए हम स्लो मूवमेंट्स के बारे में जो है मोस्टली कर चुके थे अपने जो 6th क्लास की एनसीईआरटी थी, जिसमें हमने देखा कि कॉन्टिनेंट्स के बारे में पढ़ा था और उसके साथ साथ हमने माउंटेन्स के बारे में पढ़ा था। अभी हम जो है अपना जो है जो हमने पढ़ा वो सडन मूवमेंट्स के बारे में पढ़ा, और सडन मूवमेंट्स हमारी कौन सी थी, अर्थक्वेक और वोल्केनो थी, और उनके उसके बारे में हमने थोड़ा देखा है। अब देखिए हम बात करते हैं वो हमारी क्या थी, इंडोजेनिक फोर्सेस थी, जो वो सारी की सारी अभी हमने पढ़ी वो इंडोजेनिक फोर्सेस है। अब हम बात करते हैं एक्सोजेनिक फोर्सेस। एक्सोजेनिक मतलब जो हमारी अर्थ के बाहर की तरफ होती हैं वो एक्सोजेनिक फोर्सेस है। तो देखिए ये जो है हमारी अर्थ के जो सरफेस पर होती हैं उनको क्या बोलते हैं हम, एक्सोजेनिक फोर्सेस बोलते हैं। देखिए सबसे पहले आता है विदरिंग और इरोजन। इसके बारे में वैसे तो मैं बता चुकी हूँ कि विदरिंग और इरोजन क्या होता है। देखिए विदरिंग होती है जब कोई अर्थ, जब हमारी अर्थ की ऊपर वाली क्रस्ट या रॉक वो क्या करती हैं आपस में टूट जाती हैं, ब्रेकिंग अप हो जाता है। जो अर्थ की सरफेस पर जो रॉक्स पाई जाती है ना, रॉक्स, उनके अंदर ब्रेकिंग अप यानी वो टूट जाती हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाती हैं, उसको क्या बोलते हैं हम, विदरिंग बोलते हैं। उसको क्या बोलेंगे, विदरिंग बोलेंगे। लेकिन अगर यही जो विदर्ड वाला सरफेस है, जो ये विदरिंग हुई है, जो रॉक्स की विदरिंग होने के बाद जो छोटे छोटे कणों में टूटी है, अगर इसको विंड, वाटर या आइस के द्वारा
इनके द्वारा क्या कर लिया जाता है, उस जगह से वियरिंग मतलब उसको वहाँ से उखाड़ दिया जाता है, वहाँ से उसका कटाव कर दिया जाता है और किसी दूसरी जगह पर ले जाया जाता है, वहाँ से उसको मतलब हटा देना उसको। देखिए विदरिंग तो ऐसे हुई कि जो वो मतलब हमारी अर्थ है, रोक है, जो अर्थ का मतलब अर्थ के सरफेस के ऊपर जो रोक्स पाई जाती हैं उनके अंदर जो है, उनके अंदर टूट फूट होती है, उसकी वजह से टूट फूट होने के बाद वो वहीं पर पड़ा रहे तो वो एक तरीके से विदरिंग कहलाती है। लेकिन जो उसको वाटर के द्वारा, विंड के द्वारा या आइस के द्वारा उसको वहाँ से बाहर ले जाया जाता है तो वो क्या हो जाती है, इरोजन हो जाता है, उसको इरोजन बोलते हैं। तो ये विदरिंग और इरोजन में फ़र्क है। उसके बाद देखिए रिवर क्या काम करती है। देखिए मैंने बात की कि वाटर, विंड और आइस, अब ये तीनों क्या काम करते हैं विदरिंग और इरोजन के अलावा, इनका क्या काम है तो वो देखिए। जो रिवर्स होती है वो क्या करती है कि जो लैंड एरिया होता है ना, हमारा लैंड का सरफेस होता है, अभी हमने पढ़ा कि जो लैंड के ऊपर जब विदरिंग हुई, जो छोटे छोटे कण हुए, तो जो पानी क्या होता है इनको अपने साथ बहा करके ले जाता है। ओके, अब देखिए जब ये पानी क्या होता है बिल्कुल स्टीप एंगल पर, बिल्कुल ऐसे स्टीप किसी स्टीप रोक पर, मान लिया ये कोई चट्टान है, इसके ऊपर जब ये वाटर जाता है और एकदम से इतनी ऊंची हाइट से जाकर एकदम से नीचे ऐसे गिरता है तो ये क्या बन जाता है, वाटरफॉल बन जाता है। क्या कहलाता है, वाटरफॉल। देखिए पिक्चर की सहायता से, ये देखिए ये आपको स्टीप रोक दिखाई दे रही है, स्टीप मतलब बिल्कुल खड़ी हुई, ऐसे नहीं कि रोक आपको ऐसी नहीं दिखाई दे रही। अगर आपका वाटर जो है ऐसे इस रोक के ऊपर से फॉलो करेगा तो उसको हम जो है वाटरफॉल नहीं बोलेंगे, वो वाटरफॉल नहीं होगा। अब देखिए एकदम से बिल्कुल ऊंचाई से नीचे की तरफ गिर रहा है तो ये हमारा वाटरफॉल है। ये देखिए इधर से भी बिल्कुल हाइट से नीचे की तरफ गिरा है, ये वाटरफॉल। आई थिंक ये समझ गया होगा किसके द्वारा बनाया गया है, ये हमारी रिवर्स के द्वारा बनाया जाता है। उसके बाद देखिए मियंडर क्या होते हैं। देखिए हमारी रिवर्स जब प्लेन्स के अंदर एंटर करती है ना, जब समतल एरिया होता है प्लेन के अंदर, तो इस तरीके से मूवमेंट होती हुई चलती है उसकी। जब इस तरीके से मूवमेंट होती है तो इनको क्या बोलते हैं, मियंडर बोलते हैं। ये देखिए पिक्चर की सहायता से, ये देखिए ये प्लेन एरिया है, प्लेन बिल्कुल, यहाँ पर कोई आपको चट्टान वगैरह, कोई रॉक्स वगैरह, कोई पहाड़ी वगैरह और माउंटेन्स वगैरह और प्लेट्यूज वो आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, ये प्लेन एरिया दिखाई दे रहा है। प्लेन एरिया जिसके अंदर से हमारी रिवर्स फॉलो करती हैं और वहाँ पर डिपॉजिट कर देती है। ये देखिए इस तरीके से, ये इस तरीके से घूमती हुई ऐसे चलती है तो ये क्या बोलते हैं, इनको मियांडर्स बोलते हैं। ये हमारे मियांडर कहलाते हैं। अब देखिए ओक्सबो लेक क्या होती है। देखिए जब मियांडर के जो लूप्स होते हैं ना, ये देखिए लूप्स क्या होते हैं, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये लूप्स हैं। ये देखिए ये इधर बना है, ये लूप्स हैं। जब ये बहुत ज़्यादा क्लोज आ जाते हैं, ये देखिए ये कितना क्लोज आ चुका है, ये बिल्कुल इसमें मिलने वाला है थोड़े दिन और, ये मतलब कुछ टाइम अगर आप वेट करें तो ये इस तरीके से बन जाएगा। ये अपना जो है यहाँ से अपना रास्ता छोड़कर ये जो है ये ऐसे फॉलो करना शुरू कर देगी। मतलब ये वाला हिस्सा जो है बिल्कुल बंद हो जाएगा, ये वाला कट करके बिल्कुल अलग हो जाएगा। जो ये हिस्सा ये कट कर इससे अलग हो जाता है उसको हम ओक्सबो लेक बोलते हैं। क्योंकि हमारी रिवर्स जो है यहाँ से इसको जो है बिल्कुल काट देगी, जो पतला सा हिस्सा बचा था इसको काट देगी, तो इस तरीके से फॉलो करना शुरू कर देगी। एक टाइम आएगा यहाँ से भी हमारी रिवर इसको इस तरीके से इरोड करते करते इसको ख़त्म कर देगी और यहाँ से बहना शुरू कर देगी। तो ये वाला हिस्सा भी इस तरीके से अलग हो सकता है। तो इस तरीके से जो हिस्सा अलग होकर अलग छूट जाता है और उसमें पानी मतलब वाटर रह जाता है तो उसको ओक्सबो लेक बोलते हैं। ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है, ये देखिए हमारी रिवर्स जो है इस तरीके से यहाँ पर ऐसे मियंडर बनाते हुए चल रही थी। तो एक टाइम ऐसा आया इस तरीके से मियंडर बनाते हुए ऐसे जा रही थी हमारी रिवर। तो एक टाइम ऐसा आया कि इसने जो है इसको कट करके अलग कर दिया और हमारी रिवर ने ये जो है स्थान ले लिया। इस तरीके से उसने यहाँ पर से फॉलो करना शुरू कर दिया और इसको अलग कर दिया। तो ये हमारी ये क्या बन जाएगी, ओक्सबो। मतलब एक बो क्या होता है, धनुष होता है, तो उसकी तरह बन जाती है इसकी शेप, तो इसलिए ओक्सबो लेक। ओके, उसके बाद देखिए जब हमारी रिवर होती है उसके अंदर फ्लड आ जाती है, यानी बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, उसके अंदर बहुत ज़्यादा पानी भर जाता है, तो वो क्या कर देती है अपने जो बैंक्स होते हैं, जो मतलब जिस पाथ के अंदर तो वो मतलब फॉलो कर रही होती है उससे बाहर जो है वो बहना शुरू कर देती है। अब देखिए मान लिया ये रिवर है, इसके अंदर जो पानी का बहाव बहुत ज़्यादा होता है तो ये यहाँ पर मतलब ये जितना भी हिस्सा है इसके अंदर से भी पूरा बहना शुरू कर देगी। जब ये पूरे के पूरे इस एरिया के अंदर ये पूरा का पूरा जितना आप देख रहे हो ना ग्रीन, इस पूरे के अंदर जो है बहुत ज़्यादा पानी होने के बाद इस पूरे के अंदर से ये क्या कर देती है, फॉलो करना शुरू कर देती है। फॉलो करने के बाद क्या होता है कि जितनी कंकड़ मिट्टी रेत आती है वो यहाँ पर जमा हो जाती है इस एरिया में।
और फिर से जब इनका पानी कम हो जाता है फिर से ये अपनी उसी फॉर्म में आ जाती है, इसी फॉर्म में। लेकिन जहाँ पर इसने कंकड़ मिट्टी और रेत जमा किए ना, ये ग्रीन वाला पार्ट आप देख रहे हैं ना, ये फ्लड प्लेन कहलाता है। क्या कहलाता है ये? फ्लड प्लेन। ये किसके आने की वजह से बना है? जो रिवर के अंदर फ्लड आ गई थी, बाढ़ आ गई थी, उसकी वजह से ये प्लेन बना है। और यहाँ पर जो है ये मिट्टी काफ़ी ज़्यादा फर्टाइल हो जाती है और यहाँ पर आप एग्रीकल्चर बहुत अच्छे अच्छे तरीके से कर सकते हो। काफ़ी अच्छी एग्रीकल्चर यहाँ पर होती है। तो इस चीज़ को देख सकते हैं। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं? देखिए ये हमारे फ्लड प्लेन्स कहलाते हैं। और देखिए रेज्ड बैंक ऑफ द रिवर्स कॉल्ड लीव्स। लीव्स क्या होते हैं? ये देखिए, ये जो रेज्ड बैंक दिखाई दे रहे हैं, ये देखिए उठा हुआ जो किनारा आपको दिखाई दे रहा है, ये लीव्स कहलाते हैं। तो जो हमारी रिवर होती है ये उसके क्या कहलाते हैं? ये लीव्स कहलाते हैं। और ये पूरा का पूरा हमारी रिवर का जो है फ्लड प्लेन कहलाता है। और ये हमारी रिवर है और ये ओक्सबो लेक। उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब देखिए आगे हम चलते हैं कि डेल्टा क्या होता है। ये देखिए डेल्टा क्या होता है। देखिए जब हमारी जो रिवर होती है किसी सोर्स के अंदर, जो पानी का सोर्स आता है, मान लिया ये ओशियन है हमारा, सी है, इसके अंदर हमारी रिवर मिलती है। तो रिवर क्या होती है कि मिलने से पहले इसकी स्पीड है ना बिल्कुल कम हो जाती है। जब ये ओशियन के अंदर मिलती है तो इसकी स्पीड बिल्कुल कम हो जाती है। और स्पीड कम होने के बाद ये क्या करती है, इस तरीके से कई हिस्सों में टूट जाती है। ये देखिए इस तरीके से कई हिस्सों में जो है ये ऐसे टूट जाती है। और जब ये इस तरीके से कई हिस्सों में टूट जाती है ना, इनको डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस्ट्रीब्यूटरीज। ये देखिए इधर देखिए डिस्ट्रीब्यूटरी, इनको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। और ये अपने साथ जितना भी कंकड़ में मिट्टी रेत जो भी लेकर आई है यहाँ पर जमा कर देती है और इस तरीके से त्रिभुजाकार रूप में जो है एक लैंडफॉर्म बनाती है, जिसको क्या कहते हैं हम? डेल्टा कहते हैं। देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। ये देखिए मेन रिवर में से ये निकली हुई क्या है, ये देखिए छोटी छोटी पानी की धाराएं हैं, इनको हम डिस्ट्रीब्यूटरीज बोलते हैं। ये देखिए और इस तरीके से इन्होंने यहाँ पर ये देखिए कंकड़ मिट्टी यहाँ पर जमा की है। ये देखिए कंकड़ मिट्टी आपको दिखाई दे रही है, इस तरीके से जमा की है और इस लैंडफॉर्म का निर्माण किया। ये क्या कहलाता है? डेल्टा कहलाता है। ये देखिए ये सुंदरवन डेल्टा आपको दिखाई दे रहा है। ये हमारी जो गंगा रिवर है वो जो इंडिया के अंदर से होकर आती है और इधर से ब्रह्मपुत्र आती है। तो इन दोनों के मिलने के बाद ये देखिए छोटी छोटी जो ट्रिब्यूटरीज आपको दिखाई, डिस्ट्रीब्यूटरीज आपको दिखाई दे रही है, ये हमारे इस डेल्टा का निर्माण करते हैं। ये देखिए ये आपको डेल्टा दिखाई दे रहा है। ये पूरा का पूरा जो है हमारा सुंदरवन डेल्टा है, जो वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट डेल्टा है। इसके बारे में मैंने आपको बताया था, वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा सुंदरवन डेल्टा, जो कि कुछ हमारे इंडिया के अंदर पड़ता है, कुछ बांग्लादेश के अंदर पड़ता है। और यहीं पर जो है हमारे सुंदरी नामक क्या पाए जाते हैं? पेड़ पाए जाते हैं। सुंदरी नाम के पेड़ पाए जाते हैं जो कि मैनग्रोव वन बोलते हैं, जिनको मैनग्रोव फॉरेस्ट बोलते हैं। मैनग्रोव क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये हमारे ओशियन के सैलाइन वाटर मतलब नमक वाला जो खारा पानी है उसके अंदर खड़े हुए होते हैं, इसलिए इसको जो है मतलब सुंदरी नाम के जो वृक्ष होते हैं, मैनग्रोव वृक्ष होते हैं, उन्हीं के नाम पर इनका नाम जो है सुंदरबन डेल्टा बोला गया है। और ये हमारे इंडिया और जो हमारा बांग्लादेश है उसके अंदर पड़ता है। तो उम्मीद है कि ये हमारे रिवर के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म्स जो है वो आपको समझ आ गए होंगे। देखिए अभी हमने पिछली स्लाइड्स में जो है रिवर्स के द्वारा जो लैंड फॉर्म्स बनाए गए हैं, रिवर्स के द्वारा जो भी हमारे फॉर्म्स जो है हमारी अर्थ के ऊपर डेवलप किए गए हैं उनके बारे में पढ़ा। अभी हम देखते हैं कि जो हमारी सी वेव्स होती है, सी वेव्स जो है वो किस काम आती है, वो क्या किस तरीके के लैंड फॉर्म्स जो है वो बनाती है। अब देखिए जो सी वेव्स होती है, आपको इतना तो पता है कि जो हमारा कोस्टल एरिया होता है उसके पास में जो हमारे ओशियन होते हैं वो जो है हमारे क्या करते हैं, इस एरिया में जो ये कोस्टल एरिया है, ये जो सी के साथ लगता हुआ जो एरिया है, इसके अंदर लैंडफॉर्म्स बनाती हैं। इन्हीं को हम क्या बोलते हैं? इनको हम कोस्टल लैंडफॉर्म्स बोलते हैं। अब देखिए कि जो सी वेव्स होती हैं वो क्या करती हैं, लगातार पीछे की तरफ जाती हैं, आती हैं, इस तरीके से टकराती हैं। और सी वेव्स क्या होती है, जैसे विंड चलती है ना, तो विंड की वजह से ये आगे की तरफ पीछे की तरफ इस तरीके से मूव करती है, तो बार बार जाती है और टकराती है। तो देखिए मैं इसको एक फिगर की सहायता से मैं आपको बताना चाहूँगी। ये देखिए इस तरीके से देखिए कि ये हमारी क्या है, लैंड है, कोस्टल एरिया है, उसके साथ में ये देखिए सी। अब देखिए जैसे जैसे वेव चलती हैं, वेव जैसे आगे की तरफ इससे बार बार स्ट्रक करती हैं, बार बार इससे स्ट्रक करेंगी, तो ये क्या होगा, यहाँ पर एक तरीके से क्या इस तरीके की केव्स बना देती हैं। क्या बना देती है? केव्स। जब बार बार कोई चीज़ आपको जो है बार बार हिट करेगी, आप उसको थोड़ा सा जो है क्रैक डाउन करोगे, फिर थोड़ा और करोगे, फिर थोड़ा और करोगे, इस तरीके से क्रैक डाउन करके एक तरीके की केव बन जाती है। क्या बन जाती है? केव। तो इसको क्या बोलते हैं? सी केव्स बोलते हैं।
तो एक तरीके का लैंड फॉर्म हो गया ये सी केव्स। अब ये केव्स बन जाते हैं। केव्स क्या होती हैं? केव आपको बताऊंगी गुफा होती है। अब देखिए यहाँ पर भी इन्होंने मान लिया एक केव्स बनाई थी, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि ये बार बार जो है इसको और भी हिट करता चला गया, हिट करता चला गया, और इस तरीके से इसने इसने काफ़ी बड़ा जो है मतलब इतना एरिया जो हिट करके ये बिल्कुल ब्लैंक कर दिया। और इसके साथ साथ मतलब इस तरीके से ब्लैंक कर दिया कि ये पीछे वाला हिस्सा भी आपको दिखाई देने लगा, पूरा का पूरा हिस्सा तोड़ दिया, ये पीछे से भी तोड़ दिया इसको, कि आप इसके आर पार देख सकते हो और वाटर जो है इसके आर पार जा सकता है। इस तरीके से नीचे से वाटर इसके आर पार जा सकता है और आप इसके आर पार देख सकते हो। इस तरीके से एक आर्क, एक दरवाजा टाइप, एक गेट टाइप इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो बन जाता है, इस तरीके का स्ट्रक्चर। तो ये क्या कहलाती है? आर्क। आर्क क्या होती है? जैसे हम एक जो हमारा कैंपस होता है, जो प्रकार होती है उसकी सहायता से ऐसे आर्क लगा देते हैं, एक चाप लगा देते हैं, चाप बोलते हैं जिसको। तो उस तरीके से हमने जो है यहाँ पर एक आर्क लगा दी, तो वो आर्क बन जाती है। इसको क्या बोलते हैं? सी आर्क बोलते हैं। अब क्या होगा कि अब दोबारा से बार बार जब इससे टकराएगी, बार बार टकराती रहेगी, तो ये ऊपर वाली जो रूफ है ना, ये छत जो है, ये रूफ है, ये एक टाइम पर ऐसा आएगा कि इसको भी तोड़ देगा और इसको तोड़ के इस तरीके से अलग कर देगा। ये देखिए ये अलग किया हुआ है, ये देखिए ये आपको दिखाई दे रहा है। जो ये अलग किया हुआ पार्ट है ये स्टेक्स कहलाता है। क्या कहलाता है? स्टेक्स। तो देखिए इस तरीके से हमारे जो है 3 लैंड फॉर्म हो गए, केव्स, आर्क और स्टिक्स। और उसके साथ साथ एक चीज़ और देखिए, ये बीचेस, जो ये सैंड्स वगैरह जो हमारा ओशियन बार बार इससे टकराता है, तो ये सैंड्स जो होती है, रेत जो होती है, यहाँ पर इकट्ठी हो जाती है, रेत जो बन जाती है, उसको हम क्या बोलते हैं? बीच बोलते हैं। तो ये बीच भी हमारी जो है ओशियन वेव्स के द्वारा बनाई गई है। उसके साथ साथ देखिए ये हमारा लैंड वाला जो पार्ट है, ये देखिए जो लैंड वाला पार्ट जो सी के साथ लगा होता है, ये खड़ा हुआ जो पार्ट होता है, इसको क्या बोलते हैं? ये देखिए जैसे ये खड़ा हुआ सारा पूरा पार्ट है, इसको क्या बोलते हैं? सी क्लिफ्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सी क्लिफ्स। ओके, तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो देखिए हम आप पीछे चलते हैं। ये देखिए जैसे जैसे कंटिन्यूसली वेव्स क्या होती हैं, स्ट्राइक करती हैं रॉक से, वो क्रैक डेवलप कर देती है, क्रैक डेवलप करते हैं, ये और भी ज़्यादा बड़ा हो जाता है, वाइडर हो जाता है, और जैसे ही बन जाता है ये होलो लाइक है केव्स, एक केव की तरह बन जाता है, और वहाँ पर क्या बन जाती हैं? सी केव्स बन जाती हैं। उन रॉक्स के अंदर ये सी केव्स बना देता है। उसके बाद देखिए ये कैविटी दोबारा से बिगर बिगर हो जाती है, मतलब जो केव्स है उसको और ज़्यादा हिट करके वो और भी ज़्यादा बड़ा करता जाता है, और सिर्फ रूफ रह जाती है, सिर्फ छत रह जाती है, और बीच में से पूरा का पूरा वो खाली हो जाता है। तो वो क्या बन जाती है? सी आर्क बन जाती है। ये मैंने अभी आपको दिखाई। उस तरीके से दोबारा फिर से इसका इरोजन होता है, दोबारा से उस रूफ को भी तोड़ देता है, सिर्फ वॉल्स रह जाती है, जो सिर्फ मैंने दिखा था, सिर्फ खड़ा हुआ पार्ट जो है वो रह जाता है, वो रूफ भी टूट जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? स्टेक्स बोलते हैं। तो देखिए जो आगे बताया स्टीप, रोकी और कोस्ट, मतलब जो मैंने एक ये बताया था कि जो एक रोक है वो बिल्कुल खड़ी, बिल्कुल सीधी खड़ी है, जो ओशियन के पास में खड़ी है, तो उसको क्या बताया था हमने? सी क्लिप्स बताया था, बिल्कुल वर्टिकली जो खड़ी हुई है सी के साथ लगती हुई, जिसको वो बार बार हिट करके केव्स में बदलने की कोशिश करता है। केव में बदलने से पहले जो वो रोक आपको दिखाई दे रही है खड़ी हुई, तो लैंड वाला जो पार्ट है वो क्या कहलाती है? सी क्लिप्स कहलाती है। तो ये देखिए ये इसके साथ साथ जो है सैंड जब डिपॉजिट करता है, ये सेडिमेंट्स जो है वो डिपॉजिट करती हैं, तो वो क्या बनाती हैं? बीचेस बनाती हैं। ये भी मैंने आपको फिगर की सहायता से दिखा दिया। ये देखिए बीच बना दिए हैं। ये देखिए क्लिप्स है, ये भी मैंने आपको बताया, इस तरीके से खड़ी हुई है, तो ये क्लिप्स है, इसी के साथ टकरा टकरा के इसी के अंदर वो केव्स बनाता है, फिर उनकी जो आर्क डेवलप कर देता है, फिर उसको स्टेक्स में कन्वर्ट कर देता है। तो ये थे हमारे सी वेव्स के द्वारा बनाए गए लैंडफॉर्म। अब हम बात करते हैं कि आइस के द्वारा कौन से लैंडफॉर्म बनाए जाते हैं। देखिए ग्लेशियर क्या होते हैं? ग्लेशियर होता है रिवर ऑफ आइस। जब हमारी रिवर के अंदर पानी की बजाय आइस बह रही होती है, आइस फॉलो कर रही होती है, उसको क्या बोलते हैं हम? ग्लेशियर। अब देखिए ग्लेशियर्स जो होते हैं ना, वो भी जब मतलब जब उनके अंदर जो आइस होती है वो फॉलो कर रही होती है ग्लेशियर्स के अंदर, तो वो भी क्या करती है? अपने साथ जितने भी स्मॉल सैंड, सिल्ट, जो भी पार्टिकल्स हैं, जो भी सेडिमेंट्स हैं, वो अपने साथ लेके आती है और डिपॉजिट कर देती है। उनको ग्लेशियल मोराइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्लेशियल मोराइन, यानी हिमनद इमोड, यानी मोराइन, ग्लेशियल मोराइन। तो आप इस चीज़ को याद रखिए कि जब हमारी रिवर्स जो वो सेडिमेंट लाकर डिपॉजिट कर देती है, रिवर्स जो होती हैं जो पानी लेके आती हैं, वो वाली रिवर्स जब डिपॉजिट करती हैं तो वो क्या बनाती हैं? वो फ्लड प्लेन्स बनाती हैं। क्या बनाती हैं? फ्लड प्लेन्स बनाती हैं वो। लेकिन जब ये डिपॉजिट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? ग्लेशियल मोराइन। जब ग्लेशियर डिपॉजिट करते हैं तो ग्लेशियल मोराइन। ये देखिए ये ग्लेशियर है, ये पूरा बर्फ आप देख रहे हैं, पूरी की पूरी आइस है, ये इस तरीके से टुकड़ा जो इसका टूट के ऐसे गिरा हुआ है, तो ये हमारा ग्लेशियर है। और जब ये ग्लेशियर जो है इस तरीके से नदी के रूप में, ये देखिए ये हमारी आइस है, ये बर्फ है, इस तरीके से ये जो है इसको ग्लेशियर को क्या बोलते हैं? बर्फ की नदियाँ। ये देखिए इस तरीके से बह रही है, और ये साइड में देखिए
ये पूरा का पूरा जो इसके द्वारा अपने साथ लाया हुआ क्या है, ग्लेशियल मोराइन इसको बोलते हैं। जितने भी रेत सिल्ट जो अपने साथ लेके आया है, इस तरीके से यहाँ पर इसने डिपॉजिट कर दिया, इसको क्या बोलते हैं हम, ग्लेशियल मोराइन बोलते हैं। अब देखिए विंड, जो विंड होती है वो क्या लैंडफॉर्म बनाती है। सबसे पहले हमने रिवर्स ने जो लैंडफॉर्म बनाई वो पढ़ा, उसके बाद जो हमने सी वेव्स ने जो लैंडफॉर्म बनाई है वो पढ़ा, उसके बाद आइस ने जो बनाई है। अब हम बात करते हैं विंड्स, विंड्स कैसे लैंडफॉर्म बनाती है हमारी अर्थ पर। तो देखिए रिवर जो विंड्स होती है ना, वो एक तो इरोजन का काम करती है, दूसरा डिपोजन का, मतलब डिपॉजिट का। मतलब एक जगह से उसने जो है किसी पदार्थ को उठाया, वहाँ से उठाकर वहाँ से उसने डिप्रेशन क्रिएट किया और दूसरी जगह पर जाकर उसने डिपॉजिट कर दिया। तो इस तरीके का दो काम करती है, एक जगह से उठाना और दूसरी जगह डिपॉजिट कर देना। अब देखिए कि एक मशरूम टाइप रॉक्स एक फिगर में देखिए, ये देखिए ये जैसे मशरूम होती है ना, मशरूम देखी होगी आपने, मशरूम की जो वेजिटेबल या सब्जी जो आपने बनाई होगी तो खाई होगी। तो इस तरीके से देखिए ये मशरूम टाइप की रॉक्स क्यों बनी हुई है। देखिए जो नीचे वाली रॉक है ना वो सॉफ्ट है, लेकिन ऊपर वाली क्या है, वो हार्ड है। तो जैसे जैसे विंड फॉलो करती है तो वो क्या करती है, जो नीचे वाली रॉक को है ना इरोजन कर देती है, उसको इरोड कर देती है, उसके अंदर से जो है उसके पार्टिकल्स वगैरह वो अपने साथ उड़ा के ले जाती है। और उसकी वजह से ही ये क्या हो गई है, नीचे वाला जो हिस्सा है वो बिल्कुल उसका जो है कम रह चुका है, जबकि ऊपर वाले हिस्से पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है, क्योंकि ऊपर वाली रॉक जो है वो हार्ड है और इस तरीके से इसने मशरूम का शेप ले लिया। तो ये क्या है, ये एक इरोजनल एक्टिविटी है, जो इरोजन किया है विंड ने वो एक इरोजनल एक्टिविटी है। ओके, अब उसके बाद देखिए तो ये हमारा क्या होगा कि जो मशरूम रॉक होती है वो हमारी जो है मतलब मशरूम टाइप में जो खड़ी होती है रेगिस्तान के अंदर जो भी है, वो हमारी मशरूम रॉक होती है। विंड क्या करती है, इसका लोअर जो सेक्शन होता है रॉक का वो तो क्या कर देती है, वो इरोड कर देती है। देन द अपर पार्ट को नहीं कर पाती, जिसकी वजह से इसका बेस जो है नीचे वाला पार्ट जो नैरो हो जाता है, ऊपर वाला वाइडर रहता है। और ये क्या करती है विंड, इसको ट्रांसपोर्ट करती है सैंड को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक, सैंड को दूसरे प्लेस तक ले जाती है। फिर क्या बना देती है, वहां पर हिल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। देखिए हिल लाइक स्ट्रक्चर बना देती है। बार बार अगर कोई चीज़ यहाँ पर आकर डिपॉजिट हो जाएगी तो इस तरीके की हिल जैसा क्रिएट हो जाएगा, उसको क्या बोलते हैं, सैंड धून। ये देखिए इस तरीके से कहीं से इन्होंने जो है इसने जो है रेत वगैरह उठाया और इस तरीके का हिल लाइक स्ट्रक्चर बना दिया। ये देखिए आपको हिल लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये बन गया है। तो ये क्या कहलाता है, सैंड धून कहलाता है। अब देखिए जब ये क्या करती है, जब ग्रेन ऑफ सैंड बहुत ही काफ़ी बारीक होते हैं और काफ़ी लाइट होते हैं, उनको काफ़ी दूर तक, लंबे डिस्टेंस तक, लॉन्ग डिस्टेंस तक कैरी फॉरवर्ड करती है, ले जाती है और वहाँ पर बड़े एरिया में डिपॉजिट कर देती है। क्योंकि जो बारीक बारीक टुकड़े होते हैं ना, जो हमारी सैंड होती है उसके बारीक बारीक टुकड़े होते हैं, तो उनको काफ़ी दूर तक ले जाना काफ़ी जो है ईजी होता है। विंड जो है उनको आसानी से ले जा सकती है। अब क्या करती है विंड, इनको काफ़ी दूर तक ले जाती है और काफ़ी बड़े एरिया में फिर क्या कर देती है, उसको डिपॉजिट कर देती है। और उसकी वजह से क्या बनते हैं हमारे, ये देखिए लोएसिस बनते हैं, लोएसिस। अब देखिए लोएसिस क्या होते हैं, देखिए एक सबसे एग्जांपल दिया हुआ है कि इंडिया जो चाइना के अंदर है वो काफ़ी ज़्यादा बड़े जो है लोएसिस हैं। ये देखिए ये इस तरीके से ये बने हुए हैं। ये देखिए काफ़ी जो है विंड्स के द्वारा जो है इस तरीके से मतलब काफ़ी रेत जो है पतले जो बारीक बारीक सेंट्स जो है वो यहाँ पर लाकर डिपॉजिट कर दी जाती है। इसके एक के बाद एक इस तरीके से जो है वो किसी डेजर्ट एरिया से उठाती है, बार बार उठाती है और इस तरीके से डिपॉजिट हो जाती है। फिर वहाँ पे जैसे ही बारिश वगैरह आती है या कुछ और एक्टिविटी वहाँ पर होती है, उसकी वजह से इस तरीके का मतलब इस तरीके का स्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट हो जाता है। वो आपस में एक दूसरे के दबाव में आकर इस तरीके का निर्माण कर देते हैं। इसको क्या बोलते हैं, लोएसिस बोलते हैं। तो देखिए दिस इज द एंड ऑफ our chapter. If you like the video then please like, share and subscribe our channel and press the bell icon for the further notification. Thank you for watching the video. Take care of yourself and God bless you.